हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे हैं। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि आपकी 6th क्लास है और 6th क्लास के अंतर्गत बच्चों हम लोग आपका देख रहे हैं नया चैप्टर। और नए चैप्टर हम लोग देखेंगे खुशहाल गाँव और आपका समृद्ध शहर। इस चैप्टर को हम लोग आपका प्रारंभ करेंगे। पिछला प्रश्न हम लोगों ने जो आपका चैप्टर था हम उसके प्रश्न उत्तर सही सारी चीजों को हम लोग आपका देख चुके थे। आज जो है बच्चों हम लोग अपने चैप्टर को प्रारंभ करने जा रहे हैं। आपको क्रम पता है कि हम लोग क्या करते हैं, चैप्टर को प्रारंभ करते हैं और कोई भी स्कूल से खड़ा होकर एक बच्चा आपका माइक माइक लेकर अपने जो है बच्चों वहां उसको पढ़ता है और उसको वो आपका देखता है। क्लियर है? और चैप्टर को हम लोग आपका प्रारंभ कर देते हैं और किसी भी स्कूल से बच्चा माइक लेकर पूरे चैप्टर को पढ़ता है, बहुत अच्छे से उसका रिवीजन भी करते हैं। क्लियर है? तो आज भी सेम हम लोग वैसे क्रम में अपना चलेंगे। हल्दू खाल के बच्चे माइक लें। बच्चे सर, आपका नाम क्या है बच्चे? अंशिका रावत। अंशिका रावत। अंशिका, चैप्टर को पढ़ना प्रारंभ करेंगे आप? यस सर। ठीक है बच्चों, पढ़ो। चलिए। खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। लोहारों की दुकान पर प्रभाकर लोहारों को काम करते देख रहा था। एक छोटी सी बेंच पर कुल्हाड़ी और हंसिया जैसी कुछ अजोकर बेचाने के लिए रखे थे। दूसरी ओर तिती जल रही थी और बनाने के लिए दो लोग लोहो की एक छड़ के गरम कर से पीट रहे थे। प्रभाकर को यह सब बड़ा मजेदार लग रहा था। लोहारों के औजार और खेत लोहो का प्रयोग आज एक आम बात है। लोहो की चीजें हमारी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बन गई है। इस उपहारों में लोहो का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ। महापुरुषों कर्मों में लोहो और औजार और हथेरा बड़ी संख्या में मिले हैं। इनके बारे में तुम अध्याय 4 में पढ़ चुके हो 2500 साल पहले 2500 वर्ष पहले लोहो के औजारों के बढ़ते उपयोग में प्रमाण मिलते हैं। इनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियों और जुताइयों के फाल सम्मिलित है। अध्याय 5 में तुमने पढ़ा था कि लोहे के फाल के इस्तेमाल से कृषि उत्पादन पढ़ा गया। अब सुनो बच्चे, ध्यान दीजिए, मैं इसको एक्सप्लेन पढ़ता हूं जो आपने पढ़ा है। बैठ जाइए, आप ध्यान दीजिए। देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं, हमारा जो चैप्टर का नाम है खुशहाल गांव और आपका समृद्ध शहर। खुशहाल गांव कौन सा हो सकता है अगर मैं आपसे पूछूं? गांव में सारी चीजें उपलब्ध हो, गांव में कृषि अच्छी हो, गांव के लोगों का रहन सहन अच्छा हो, लोगों की आर्थिक स्थिति यानी कि पैसे चीजें अच्छी हो, तो हम क्या कहेंगे कि ये गांव कैसा है बच्चों? आपका खुशहाल है। समृद्ध शहर का मतलब है कि आपका किसी शहर में आपका डेवलपमेंट और ग्रोथ के चांस होने चाहिए, हम उसको समृद्ध शहर कहेंगे। आइए हम लोग बात करते हैं लोहे के औजार और खेती, यानी कि लोहे से बने जो औजार हैं और खेती से संबंधित इन सारे चीजों के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। कह रहे हैं कि लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है। कह रहे अगर आप लोग आज के समय में देखोगे जो हम लोग लोहे का प्रयोग करते हैं, एक बड़ी आम बात, बड़ा कॉमन है ऐसा। लोहे की चीजें हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गई हैं। कह रहे लोहे की जो आपकी चीजें हैं ये क्या हो गई हैं?
हमारी रोजमर्रा की जीवन का, जिंदगी का क्या है, हिस्सा है। क्लियर है? अब देखिए, कहीं ना कहीं आपका किसी ना किसी प्रकार से हम लोग लोहे का प्रयोग अपने दैनिक जीवन में वो आपका करते हैं। देखिए, आप लोगों की बेंच बनी होंगी क्लास की, वो भी लोहे की बनी है। क्लियर है? बहुत सारी चीजें में आप लोग लोहे का प्रयोग करते हो। तो ये सारी चीजें इस उपमहाद्वीप में, यानी कि जिस क्षेत्र में हम लोग रह रहे हैं, जो हमारा भारतवर्ष है, इसमें लोहे का प्रयोग 3000 साल पहले शुरू हुआ। कह रहे अगर हम लोग देखें कि लोहा आपके चलन में कब आया, लोगों ने लोहे का प्रयोग कब करा, तो इसके विषय में हमको जानकारी मिलती है कि लोहे का चलन का प्रयोग आज से लगभग 3000 साल पहले प्रारंभ हुआ, यानी कि एक बहुत लंबा समय हो चुका है। क्लियर है? देखिए, अगर मैं आपसे सिंपल पूछूं कि सबसे पहले लोहे का प्रयोग हुआ है कि आपके तांबे का, तो आपका आंसर होगा तांबा। यानी कि सबसे पहले अगर हम धातुओं में प्रयोग करें तो मानव द्वारा प्रयोग की गई सबसे पहली धातु है आपका तांबा। बच्चों, ये आपको ध्यान रखना, लोहा नहीं है। ठीक, लोहा उसके बहुत बात का है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इसमें। ठीक है बच्चों, आगे देखिए थोड़ा सा। महापाषाणों, कह रहे जो महा मतलब बड़े, महा मतलब बड़ा होता है और पाषाण मतलब पत्थर। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। देखिए, चैप्टर नंबर 4 में जो हमने कबर पढ़ी हैं और जो महापाषाण के विषय में पढ़ा है, उनको हमने देखा है। क्लियर है बच्चों? और उसमें क्या मिले हमको, बहुत सारे औजार वगैरह हमको मिले। इनके बारे में तुम क्या पढ़ोगे, चैप्टर नंबर 4 के बारे में पढ़ चुके, यानी कि चैप्टर नंबर जो 4 हमने पढ़ा है, आपका कबर और लोहे के औजार संबंधी चीजों को हम लोग चैप्टर नंबर 4 में आपका पढ़ चुके हैं। तो ठीक, आगे देखिए, करीब 2500 साल पहले लोहे के औजारों के बड़े उपयोग का प्रमाण मिलता है। इनमें जंगलों को साफ करके, क्लियर है, कब हुआ, 2500 साल पहले लोहे का जो प्रयोग था वो आपके शुरू हुआ। देखिए, जब लोहे का प्रयोग उपयोग उसका बढ़ने लगा तो जंगलों को साफ करने के लिए जो कुल्हाड़ी बनती है, जिससे हम लोग पेड़ वगैरह आपका काटते हैं, जुताई के लिए हल के फाल, देखिए पहले फाल लकड़ी का होता था, ऐसा ही होता है लगभग फाल। इसको देखिए, मैं आपको बता देता हूं अभी कि फाल क्या होता है। देखिए, इस जैसा ही होता है फाल, जो आपका हल के पास लगता है, इस तरीके से हल बनता है आपका। ठीक है, ये जो होगा ये फाल बनता है और ये आपका नुकीला होता है और उससे क्या करते हैं हम लोग, आपका खुदाई करते हैं। ठीक है, अध्याय 5 में तुमने पढ़ा है कि लोहे के फाल का इस्तेमाल से कृषि में उत्पादन बढ़ने लगा। क्यों बढ़ने लगा? क्योंकि जमीन को आपकी जुताई करने में आसानी हो गई और जुताई करने से क्या हो गया, मिट्टी आपकी बारीक हो गई, तो उसकी उर्वरक क्षमता जो है आपकी बढ़ने लगी। उर्वरक क्षमता बढ़ने की वजह से क्या हुआ, जो आपका प्रोडक्शन था, जो उत्पादन था, वो आपका बढ़ने लगा। बच्चों, क्लियर है? ये आपको ध्यान देना है। देखिए, जैसे मैं आपका देख पा रहा हूं, ऊपर वाला जो आपका स्कूल है उसमें बच्चे खड़े होकर पीछे पहुंच रहे हैं, आपको सारे स्कूल देख रहे हैं। क्लियर है बच्चों? आपकी आपकी स्क्रीन पर दूसरा स्कूल भी है, जो सारे बच्चे बहुत अच्छे से बैठ के पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। आप लोग तो सभी बच्चे अपनी कक्षाओं में बहुत अच्छे से बैठ जाइए प्लीज, आप सभी, क्योंकि और स्कूल के बच्चे भी आपको देखते हैं। चलिए, तो ये था हमारे लिए आपका लोहे का जो आपका महत्व था, उसकी छोटी सी हिस्ट्री हमने पढ़ी है चैप्टर नंबर 5 के माध्यम से। तो वो चीज यहाँ आपके रिवीजन के रूप में आपको मिली। आगे देखिए, हम आगे देखेंगे तो आपका कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम। अब देखिए, कृषि का आपका प्रोडक्शन कैसे बढ़े, कृषि का उत्पादन कैसे बढ़े, उसके लिए कौन कौन से कदम उठाए गए, कैसे प्रयास करेंगे, उसी प्रयास की दिशा में पहला है आपका सिंचाई, इरिगेशन। सिंचाई को देखते हैं। अच्छा, मुझे बताइए बच्चों, सिंचाई फसल के लिए कितनी महत्वपूर्ण है? क्या कोई बता सकता है कि सिंचाई कितनी महत्वपूर्ण है फसल के लिए? बच्चों देखिए, जिस तरह से हमको अपनी कृषि करने के लिए और अन्य चीजों की सहायता की जरूरत पड़ती है, तो उसी प्रकार सिंचाई इसका मोस्ट आपका इंपॉर्टेंट आपका रोल निभाती है। आइए हम देखते हैं। समृद्ध गांव के बिना राजाओं तथा उसके राज्य का
बने रहना मुश्किल था। कह रहे अगर गांव आपके समृद्ध नहीं है तो किसी राजा का या किसी राज्य का बना रहना, यानी कि उसका लंबे समय तक राजा रहना, ये क्या नहीं था आपका, आसान नहीं था। ठीक है, मुश्किल ही होगा अगर गांव आपके अच्छे नहीं होंगे। ठीक, जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार तथा आपके रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह सिंचाई भी काफी उपयोगी साबित हुई। कह रहे जिस तरह आप लोग देखेंगे जब आपको कृषि का आपका डेवलपमेंट हो रहा था और नए नए औजार और वो आपके रोपाई की चीजें आ रही थी, ये सब महत्वपूर्ण कदम थे। उसी प्रकार सिंचाई भी क्या था, इसी दिशा में कैसा था, उपयोगी चीज आपकी साबित हुई। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब एवं कृत्रिम जलाशय आपके बनाए गए, यानी कि अपनी फसल को सिंचाई करने के लिए नहरों के माध्यम से, आपका कुएं के माध्यम से, तालाब और आपका जो कृत्रिम आपके जलाशय थे उनके माध्यम से क्या किया गया, सिंचाई को आपका किया गया। बच्चों कृत्रिम जलाशय का मतलब होता है, ध्यान दीजिए, मान लीजिए आपका किसी स्थान पर हम लोग क्या कर दें, आपका छोटे छोटे आपने गांव में देखे होंगे आपके तालाब बनते हैं, चेक डैम जैसे बनाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, पानी को इकट्ठा कर देते हैं किसी स्थान पर। जब हमारे वर्षा का पानी आता है या गांव का जो वेस्ट पानी निकलता है, हम उसको किसी स्थान पर एकत्रित आपका करके हम लोग क्या कर लेते हैं, उसको अपने सिंचाई में उसको प्रयोग कर सकते हैं। देखिए ऐसा ही कॉन्सेप्ट गांव में आपका मनरेगा में भी चला हुआ है। आप देखेंगे गांव के पास में आपको या गांव से बाहर आपको दिखेगा बहुत बड़ा तालाब होते हैं। हर गांव के पास अधिकतर ये आपका कॉन्सेप्ट है कि गांव का जितना भी पानी हो और वर्षा का पानी हो, वो सारा पानी उस जगह क्या हो जाए, आपका इकट्ठा हो जाए। क्लियर है? तो इस तरह की चीजें हैं और ये सब चीजें कहीं ना कहीं आपके कृषि से संबंधित है, ये आपको ध्यान देना चाहिए। ठीक, चलिए आगे ध्यान दीजिए आप सभी। जी ऐसी हल्दू खाल के बच्चे आप ले लीजिए पुनः माइक। इस चार्ट में तुम्हें सिंचाई से आए परिवर्तन दिखाए गए हैं। खाली स्थानों में सही वाक्य भरो। चलिए इसको फिलहाल छोड़ दीजिए, यहां से पढ़ना प्रारंभ करें। गांव में कौन रहते हैं? इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांव में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों वेल्ला साधारण हलवाओं को उनवार और भूमिहीन मजदूर दास कोड़ेसियार और अधिमई कहलाते थे। देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे, यानी कि यह पद आनुवंशिक था। ग्राम भोजक से पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। साधारण इनकी जमीन पर दास। बच्चों ध्यान दीजिए, जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं, मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि आपका पता चलेगा कौन कितना पढ़ रहा है। चलिए ध्यान दीजिए, साधारणतः इनकी जमीनों पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। कह रहे जो इनकी जमीन थी, जो बड़े भूस्वामी थे, उनकी जमीनों पर कौन काम कर रहे थे? दास मतलब वो गुलाम जिनको ये खरीद लेते थे, वो उनके जमीन पर काम करते थे, या फिर जो मजदूर लोग होते थे वो इनकी जमीन पर काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण, यानी कि इनका क्या था, गांव में पास पड़ोस के क्षेत्रों में इनका प्रभाव था के कारण राजा भी कर वसूलने का काम इन्हीं को सौंप देते थे। अब राजा ने क्या किया, इनको एक अतिरिक्त एक जिम्मेदारी और दे दी कि आप क्या करेंगे, उस क्षेत्र का जो टैक्स है आप ही वसूलेंगे। ये न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का भी काम करते थे। ये क्या करते, न्यायाधीश और कभी कभी आपका पुलिस का भी काम करते थे। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी थे जिन्हें गृहपति कहते थे, यानी कि कुछ ऐसे भी थे जो आपका स्वतंत्र थे। क्लियर है? उनको क्या बोलते थे? गृहपति कहा कहते थे, जिनमें ज्यादातर छोटे किसान ही होते थे। इसके
अतिरिक्त कुछ ऐसी स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी। इनमें दास क्रमाकार आते थे जिन्हें दूसरों की जमीनों पर काम करके अपने जीवन या कह सकते हैं आजीविका अपनी चलानी पड़ती थी। ठीक है, यानी कि दूसरों की जमीनों पर ही अपना काम करेंगे और जो आपकी जीविका का इनको ही इस पर आपकी चलानी पड़ती थी। अधिकांश गांव में लोहार, कुम्हार, बढ़ई तथा बुनकर जैसे छोटे शिल्पकार भी होते थे। कह रहे गांव में क्या थे? लोहार जो आपका लोहे का काम करते हैं, कुम्हार मतलब जो आपके मिट्टी के बर्तन बढ़ाते हैं, बढ़ई मतलब जो आपकी लकड़ी से कुछ हमको बना कर देते हैं, बुनकर जो आपका कुछ चीजों को बुनते हैं वो आपके बुनकर होते हैं। ठीक, ये सारे लोग थे। और कुछ शिल्पकार यानी कि जो आपके मूर्ति वगैरह भी जो बनाते थे, हम उनको शिल्पकार आपका कह सकते हैं। ये सारे लोग यहाँ पर थे बच्चों। क्लियर है? ये आपको ध्यान देना है। अब देखिए प्राचीनतम तमिल रचनाएं, कह रहे प्राचीनतम कुछ ऐसी तमिल आपकी रचनाएं हैं उनको देखना चाहिए। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहा गया है, यानी कि तमिल में जितनी भी आपकी रचनाएं हुई हैं उनको क्या कहा गया है? संगम साहित्य कहा गया है। इनकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई थी। इन्हें संगम इसलिए कहा गया क्योंकि मदुरै के कवियों के सम्मेलन में इनका संकलन किया गया। गांव में रहने वाले जिन तमिलों का नाम उल्लेख यहाँ किया जाता है वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं। यानी कि अगर आपको दक्षिण भारत का इतिहास आपको देखना है तो आप संगम साहित्य को पढ़िए। क्लियर है? देखिए एक संगम वंश हुआ है और संगम वंश में क्या हुआ था बच्चों, एक आपका बहुत बड़ा कवियों का सम्मेलन हुआ जिसमें सारे दक्षिण भारत के जितना भी आपका साहित्य था उसको समाकलन यानी कि एक साथ इकट्ठा किया गया, संकलन किया गया और उस संकलन के बाद ही उसका नाम हो गया संगम साहित्य। यानी कि संगम का मतलब होता है मिलना और साहित्य का मतलब आपका लिटरेचर ही आपके साहित्य है। तो उस समय मिला और जितना भी हम लोग स्टडी करते हैं आपका संगम साहित्य के माध्यम से हम दक्षिण भारत के विषय में जानकारी प्राप्त लेते हैं कि हमारे पुरातन चीजें क्या थी, अतीत में क्या था। ठीक है, आइए थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नगर क्या कहती है, कहानियां, यात्रा, विवरण, मूर्ति कला और पुरातत्व। यानी कि नगर के विषय में क्या बताती हैं जो कहानियां थी आपकी मौखिक रूप से जो आपके प्रचलित थी, यात्रा के जो आपके विवरण लिखे हैं, जो लोगों ने आपकी यात्रा की है शहरों की तरफ, उन्होंने कुछ अपना एक्सपीरियंस लिखा है, मूर्ति कला की जो डिजाइन थी और पुरातत्व ने क्या बताया है, इसके विषय में देखते हैं। तुमने जातकों के बारे में सुना होगा। अब बताइए जातक कथाएं किससे संबंधित हैं बच्चों? जल्दी बताइए। जातक कथाएं चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया है, आपको समझाया है, आप मेरे को बताइए जातक कथाएं किससे संबंधित है? ध्यान दीजिए। जो आम लोगों में प्रचलित थी, कौन थी? बौद्ध भिक्षुओं ने इनका संकलन किया। देखिए आपको पता होना चाहिए कि जातक कथाएं बौद्ध से संबंधित थी। ठीक, एक जातक कथा दी गई है जिसमें यह बताया गया है कि एक निर्धन किस तरह धीरे धीरे धनी बन रहा है। क्या हो रहा है कि एक गरीब आदमी किस तरह से धीरे धीरे आपका धनी बन रहा है। एक शहर में एक गरीब युवक रहता है, उसके पास एक मरे चूहे के अलावा कुछ नहीं है। देखिए कहानी दिखाई क्या है कि एक युवक रहता है और उसके पास एक मरे चूहे के अलावा कुछ नहीं है। ठीक, उसने उस चूहे को एक सिक्के में भोजनालय वाले की बिल्ली को बेच दिया। यानी कि कोई खाना देता होगा किसी को, उसके पास एक बिल्ली थी और उसको बिल्ली को बिल्ली के भोजन के लिए उस चूहे को एक सिक्के में बेच दिया। फिर एक दिन बड़ी जोर से आंधी आई, राजा का बगीचा टूटी टहनी और पत्तों से भर गया। उनका माली इसे साफ करने की बात से परेशान उठा। युवक ने माली से कहा अगर लकड़ियों और पत्तों से मिल जाए तो वह बगीचे की सफाई का काम कर सकता है। माली तुरंत मान गया। युवक के पास खेल भी रहे, बच्चों को यहाँ इकट्ठा कर लिया और प्रत्येक टहनी और पत्ते के बदले में उन्हें एक एक मिठाई मिलेगी।
देखते ही देखते उन्होंने बगीचे को एक एक तिनका चुग कर गेट के पास इकट्ठा कर दिया। तभी उधर से राजा का कुम्हार बर्तन पकाने के लिए ईंधन की तलाश में गुजर रहा था। उसने पूरे ढेर को आपका खरीद लिया। इस तरह से युवक के पास कुछ पैसे और हो गए। कैसे हो गए? कुछ पैसे और हो गए। देखिए, इसी तरह से वो क्या होता है कि कोई व्यक्ति कैसे अमीर बनता है आपके धीरे धीरे, इसके विषय में इस कहानी के माध्यम से आप स्पष्ट होगा। अब उस युवक ने एक और योजना बनाई। एक बड़े बर्तन में पानी भरकर वह नगर के द्वार पर गया और उसने घास काटने वाले 500 लोगों को पानी पिलाया। खुश होकर उन लोगों ने कहा, तुमने हमारे इतना अच्छा काम किया, बताओ अब हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। उसने कहा, मैं आपको यहाँ तब बताऊंगा जब आप मुझे मेरी सहायता की जरूरत होगी। उसके बाद उसने एक व्यापारी से दोस्ती कर ली। एक दिन उसी व्यापारी ने बताया कि कल एक घोड़े का व्यापारी 500 घोड़े के साथ शहर आ रहा है। यह सुनकर युवक ने उस घास काटने वालों के पास जाकर कहा, कृपया तुम सब एक एक घास का गट्ठर मुझे दो और अपनी घास तब तक मत बेचना जब तक मेरी ना बिक जाए। उसने उसे घासों के 500 गट्ठर दे दिए। जब घोड़े के व्यापारी को कहीं घास ना मिली तो उसने इस युवक की घास 1000 सिक्के में खरीद ली। कैसे खरीद ली? 1000 आपका सिक्के में खरीद ली। इस कहानी में आए व्यक्तियों के व्यापार की सूची बनाओ कि कौन कौन सा व्यापार उस व्यक्ति ने किया, उनकी सूची बनानी है। प्रत्येक के लिए तय करो कि शहर गांव या फिर शहर तथा गांव दोनों में रहते थे, कि कौन कौन से लोग शहर और गांव में रहते, इसके विषय में पता करो। घोड़े का व्यापारी शहर क्यों आया होगा? क्या महिला कहानी बताए व्यवसायों की अपनी कर सकती हैं, उसका आपको उत्तर बताना है और उसके बारे में आपको कारण भी बताना है। क्लियर है बच्चों? चलिए ध्यान दीजिए आप सभी। तो जितना हमने पढ़ा है इसमें कोई डाउट है, कोई चीज समझ नहीं आई तो बच्चों आप लोग लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। और बच्चों आज आप जिस तरह से बैठे थे, सभी बच्चे शांति से अपनी क्लास में बैठें। देखिए बहुत अच्छे से पढ़ें ताकि आपको पता रहे कि चीजें किस प्रकार चल रही हैं, आप उसका आनंद उठा सकें, आप चीजों को ज्ञान प्राप्त कर सकें। क्लियर है? तो ये सब चीजें आप लोग ध्यान रखें। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बच्चों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।